मकसद उनका कुछ और है। बतौर इनके जिद्दोजहद कर रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए, ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर। आज बिलावल जरदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। आज दुनिया पे आया है जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत की लेगेसी की बात करता है, ये बराए नाम है। इसकी ब्राटअप वाकई जरदारी साहब ने की है। हम इंशाअल्लाह बिलावल को कल असम्बली की फ्लोर पे जवाब देंगे। एक सरकारी महकमा वो हमारा हाकिम हो और हम जो आइन में हुक्मरान कहलाते हैं, पार्लियामेंट जो हुक्मरान कहलाती है, वो मातहत इदारे की शक्ल इख्तियार कर ले, ये चीज किसी कीमत पर हमें काबिल कबूल नहीं है। जो हमारे मुतालबे है कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इमरान खान साहब को एक और रिलीफ मिल गई। इन्हें 190 मिलियन पाउंड में जमानत मिल गई है और 10 लाख रुपए जमा करवाने के बाद इमरान खान साहब के बारे में कहा गया है, हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन अब 2 और केसेस हैं जिसके अंदर जाहिर है वो कन्विक्टेड हैं। इसमें साइफर केस है, फिर इद्दत के अंदर निकाह है, लेकिन 2 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इमरान खान साहब अनकरीब बाहर आ रहे हैं या नहीं आ सकेंगे। और कल जाहिर है एक वीडियो लिंक पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब पेश होंगे। तो क्या इमरान खान साहब की सख्तियां कम हो रही हैं या फिर आने वाले दिनों में इसमें इजाफा हो जाएगा, ये हमारा आज का इशू होगा। और सेकेंडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान मेरा ठीक ठाक किस्म की गर्मा गर्मी हो रही है। पहले ये गर्मा गर्मी पीटीआई और नून लीग के साथ थी, अब ये इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई और मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मुतालबात बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये कहां तक जाके मामला रुकेगा, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शैला रजा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर हमायूं अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक। शैला साहबा, ये जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी एक तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, सियासतदानों के साथ इनको मुज़ाकरात करने चाहिए, साथ ही टाँट कर दिया कि ये एस्टैब्लिशमेंट के पाँव पड़े हुए हैं। मुझे कोई पॉलिसी समझ नहीं आई, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या टाँट क्यों कर रहे हैं इनको? देखिए, हम हमेशा मुज़ाकरात के हामी हैं और हम समझते ही नहीं कि वो सियासतदान है जो डायलॉग पे यकीन ना रखता। और मैंने आज स्पीच की थी तो पूरी एक इस पे हिस्ट्री दी थी कि किस तरह से शिमला समिट के वक्त भी जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम सियासतदानों को जो है ऑन बोर्ड लिया था। इस तरह MRD जब बनी थी तो यकीनन के दिल पे बहुत ज़ख्म थे। वो सारे सियासतदान थे जिन्होंने मिठाइयाँ तक बांटी थी, लेकिन एक डिक्टेटर के ऊपर तरजीह हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी थी। फिर COD और फिर सारे मामलात आपने देखे कि जहाँ जहाँ से ज़ख्म खाए उन सबको साथ में लाया कि इस मुल्क को पॉलिटिकल सिस्टम के तहत ही चलना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चलाना है। तो जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान की स्पीच हुई, उस दिन से लेकर आज तक बहुत जल्दी थी PTI को कि इस स्पीच पे बात की जाए, लेकिन किसी ने भी स्पीच पे बात नहीं की। और अगर कोई बात की तो वही पुराने जो एक घटिया इल्ज़ामात, कोई 10%, कोई कोच और जो एक रोड मैप दिया गया है उसकी आप उस पर गलतियाँ निकालें, उस पर आप तनकीद करें, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चैलेंज करें कि जो उन्होंने बात की है ये नहीं हो सकता। बस एक तूफान बदतमीजी है जो मुंह से निकल रहा है, मुंह के रास्ते निकल रहा है। कोई स्पीच नहीं कर सकता, उसके दरमियान में खड़े हो जाते हैं उनके लोग। मैं नाम लूँ तो बड़ी बात होगी, वो मौजूद नहीं है। तो फिर जाहिर है कि जवाब आना है। और जिस तरह से जो है लेकिन जो बिलावल साहब की तकरीर थी वो बड़ी सख्त थी और मेरा ख्याल को उनको इतनी रेड लाइंस क्रॉस करनी चाहिए कि जब वो करेंगे तो दूसरे भी बोलेंगे, दूसरे खड़े होंगे। जवाब में ही ये किया है, जिस तरह की मैंने आपसे कहा कि जिस तरह की तकरीर हो रही है असेंबली में उसका जवाब बनता है। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन जो है, जिसको कभी आप कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इसलिए कि बारियां हैं, तो हम उन्हें यही समझा रहे हैं कि हमने मोहतरमा की शहादत के बाद सिंपल मेजॉरिटी थी लेकिन MKM से भी हाथ मिला है। ठीक, सही। अच्छा, मकसद जो है वो ये है कि पार्लियामेंट को ताला ना लगे और पार्लियामेंट चलती रहे। आपका ख्याल है कि इम्कान है इसका? देखिए, हमेशा मौजूद रहता है
इंसान को और समझना चाहिए, और मामलात सेटल ना भी हो तो ताला लग जाए। ताला लगाने का मूड होता रहा, माजी में ताला लगाया। ठीक है, आप ये तो नहीं कह सकते कि मुशर्रफ का जहाज जो है वो हाईजैक हो रहा था। आप ये तो नहीं कह सकते कि जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में मामला तय हो गए थे, लेकिन सुबह को लग गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी संजीदा हैं और हमें इस वक्त को समझना होगा। और यही प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो हमारे फाइनेंशियल सूरत हाल है मुल्क की, इस वक्त तमाम कंट्रीज, फ्रेंड्स कंट्रीज भी फिर से मुतवज्जो हो चुके हैं और दूसरे कंट्रीज भी देख रहे हैं। अगर हमने इस वक्त फायदा उठाकर डिलीवर नहीं किया तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। सही बात, लोगों ने फिर जमहूरियत को चाटना है जब वो डिलीवर नहीं कर सकेगी और उसके अंदर लड़ाइयां चलती रहेंगी। अब डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये क्यों आप टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई कर देते हैं कि अब ना ईवान चल रहा है ना बाहर कुछ मामला चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप टेम्परेचर को डाउन करें डॉक्टर साहब, क्यों लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। वो क्या है कि कहते हैं कि कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। देखिए इस तरह है कि अभी शैला साहबा ने टच किया, जरा हिस्ट्री को टच किया, तो ये समहाउ ये लोग 1973 से पहले नहीं जाते, वहां से ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हालांकि जरा से उससे पीछे चले जाए तो पता चल जाएगा कि 58 पे चले जाए, नहीं 58 पे चले जाए, 71 पे आ जाए कि जो एक्चुअल जो कौन जीता था और फॉर्म 47 का पहले लीडर कौन था, पहली गवर्नमेंट कौन थी फॉर्म 47 की, तो आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। बाकी उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मजे की बात यह है कि हम लोग आज यहां पे बैठे हुए और हम रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान में इकॉनमी जो है तबाह हो गई है। 11 बिलियन डॉलर्स का मसला है पाकिस्तान का। इसका मतलब यह है कि 2 IMF की ट्रांचेस हैं। ठीक है, जो दुबई में पड़ी हुई, जो दुबई में पड़ी है, किन की हैं? वैसे इन्हीं की हैं। देखिए आप ले लें, नहीं सारे हैं ना, सारे, लेकिन मैं रफली बताता हूं, कॉमननेस देखा ना, विकीलीक्स हो, पनामा लीक्स हो, पेंडोरा लीक्स हो और ये वाली लीक्स हो, दुबई लीक्स हो, ये लोग जरूर लीक होते हैं, इनको थोड़ा सा इलाज कराना चाहिए। ठीक है, मजे की बात यह है कि सवाल ये पूछता हूं, अच्छा अब उसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि ये जी हमारे बाप दादा ने हमें गिफ्ट दी थी। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, आपसे पूछता हूं सवाल, अगर फर्ज करें मैं चोरी करूं और चोरी करके वो पैसा मैं अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दूं, क्या वो जायज हो जाएगा? पैसा नहीं होगा ना। तो आप बेटे से पूछोगे कि भाई तुमने कैसे कमाया, वो कहेगा मेरे बाप ने दिया, तो भाई पूछो तुम्हारे बाप ने कहां से कमाया, फिर उसके बाद बताओ। आप इन चीजों से पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी हमारी है, भाई अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी है, बताओ तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह आया कहां से, हम भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह करें। हमारे तो यहां पे इसे देखिए, आपके पास गवर्नमेंट थी, आप उसको कर लेते नहीं। देखिए ना, हमारे पास तो गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने तो क्या एंड में हुआ था, ये सारा कुछ हुआ उससे पहले से था ना। दुबई आज तो नहीं बना ना। देखिए ऐसे लगता है जैसे ये 8 फरवरी के बाद बना है। मुझे एक बात बताएं, ये क्या मजाक है, इस मुल्क के साथ क्या मजाक है? और आज से नहीं हो रहा, ये आज से नहीं हो रहा, ये जो लीक्स हुए ये आज की बात नहीं है। अच्छा ये लीक्स कर कौन रही है? ये 2022 का डाटा है बेसिकली। ये नहीं, 2022 का डाटा कंपाइल्ड डाटा, बट दैट डजंट मीन कि ये 2022 में हुआ था, ये हुआ बहुत पुराना होता आ रहा है। तो सर आपकी गवर्नमेंट थी, आप कर लेते ना। मैं दोबारा ये कह रहा देखिए मुझे उसको छोड़े, हमारी गवर्नमेंट थी, हम तो थे ही निकम्मे ना, उनको छोड़ देना। रीमा खान साहबा का भी देखिए ना, सबका नाम है, सबका नाम, जिन जिन का नाम आता है सबको पकड़ो, जिन जिन का नाम आता है उनसे जस्टिफिकेशन लो। मैं हो सकता है मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी हो, आपके नाम की प्रॉपर्टी हो, आप बताओ कि यार ये मैंने पैसा ट्रांसफर किया था, ये इसके ऊपर मैंने पाकिस्तान में टैक्स दिया, ये मेरे पास अकाउंट था, वो कर लो। पार्लियामेंट में एक कानून पास करना पड़ेगा। ठीक है, और कानून पास करने के लिए आपको इन दोनों के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं बैठेंगे, कानून नहीं बनेगा, रुकेगा नहीं। चॉइस साहब, मेरी नजर में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी नजर में अगर 2 ऐसे जमाते हो कि जिन लोगों ने 1980s ऑनवर्ड सिवाय लूट मार के कुछ ना किया, वो कैसे ऐसे कानून बना लेंगे? आप मुझे एक बात बताएं, सर उनको भी पकड़ के रगड़े ना, मेरी बला से। मुझे एक बात बताएं, बजट पेश किया था उन्होंने। चॉइस साहब मेरी बात सुने, चॉइस साहब मेरी बात सुने, आप मुझे एक बात बताएं कि
पीडीएम जब आई थी, ठीक है, पीडीएम 1, अभी तो एक मिनट है ना, पीडीएम जब आई थी, खैर से आए, पीडीएम जब आई थी, ये नैब लॉस क्यों इन लोगों ने तरमीम किए थे? तो आप पहले करना चाहते थे ये क्यों? नहीं, हम तरमीम लाना चाहते थे, ये नहीं लाना चाहते। कि दो किस्म की तरमीमें होती है ना, एक तरमीम होती है कि उसको हम और ज्यादा डिफाइन कर लें, किसी के साथ जाती ना हो, लेकिन किसी के चोरी का पैसा भी वो ना हो जाए। दूसरी तरफ ये हो जाता है कि यार देखिए, मैं 3 मिसालें देता हूं, तो उसके बाद आगे जाऊंगा डॉक्टर साहब। देखिए, चौधरी परवेज लाई साहब हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, आज आपके सदर है। शाह महमूद कुरैशी साहब हर गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी निकली, हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, प्रॉपर्टी निकली, हर गवर्नमेंट का उनकी प्रॉपर्टी निकली, सारी खराबी सर जी उनकी प्रॉपर्टी निकली, उनकी प्रॉपर्टी निकली। मुझे पता है ये इनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं निकली, इनकी क्यों नहीं निकली, डॉक्टर साहब की क्यों निकली, शैला साहब की क्यों नहीं निकली, आपकी क्यों नहीं निकली? आप तो बड़े मालदार हो, आपके तो यहाँ पे ऐड भी नहीं खत्म होते, आपकी क्यों नहीं निकली? वो बड़े हम यहीं पे काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो क्यों बाकी लोग क्यों नहीं करते? ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब की आज भी जमानत हो गई है, इसका मतलब या तो केस आपने ठीक नहीं बनाए थे, या आपकी प्रोसिक्यूशन के अंदर ठीक ठाक किस्म का प्रॉब्लम है, और उसमें इमरान खान साहब मेरा ख्याल है अनकरीब रिहा हो जाएंगे, तो कहां स्टैंड करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम में आपने दावत दी। इमरान खान साहब की जो जमानत हुई है, मैं अभी नोट किया, उसके हवाले से ज़रूर मैं बात करूंगा। बाकी जो बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूं। देखिए, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिवाय अल्फाज गिरी के और सिवाय कोई सनसनी फैलाने के और तो उनके पास है कोई नहीं, उनके पल्ले है कोई नहीं। जब से पंजाबी फिल्में ख़त्म हुई हैं या उनका ज़रा डिमांड कम हुई है, तो वो गंडासे वाला रोल इन्होंने संभाला हुआ है। सर, पाकिस्तान की तारीख में सुल्तान रही जैसा हीरो कोई नहीं हुआ, ये उनके पैरोकार हैं। इमरान खान ने रोल हीरो अपना लिया है, हीरो सुल्तान रही का रोल अपना लिया है। और आज मैं देख रहा था, आप देखें, एक सूबे के वज़ीर आला ने सूबे के गवर्नर का यहाँ इस्लामाबाद में गवर्नर एनेक्सी में दाखिला बंद कर दिया है। यानी इससे तो कोई बेहुदा बात हो सकती है। पेस्को के दफ्तर जाके कब्जा कर रहे हैं, पता आपको? सर, पेशावर में मैं आपको अर्ज कर बिजली के दफ्तर पे वो कब्जा करके हैं। आज लाइन की डेड लाइन है, आज बात कर रहे हैं ना थोड़ी सी। क्या ये वो काम है जिसके लिए केपी में बड़ा ये सीना फुला के कहते हैं जी कि हमें वोट मिला और फलां हुआ और वहाँ इलेक्शन फेयर हुआ, बाकी सब जगह गलत हुआ? उसको छोड़ें। क्या इसलिए लोगों ने आपको वोट दिए हैं कि आप उसके गवर्नर नेक्सी को ताले लगाएं, वो उनकी चाबियों में एल्फियाँ डालें? खुदा का वास्ता है। और उसके बाद ये फिर सोशल मीडिया पे और चीज़ें प्रेजेंट करके कहते हैं हमने बहुत कुछ किया। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे अभी, मेरे दोस्त भी हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं, कि जनाब इन्होंने पिछले 25, 27, 28, 30, 40 साल से क्या किया। अगर हमारे दौर के प्रोजेक्ट्स निकाल दें आप, मुस्लिम लीग नून के दौर के प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान से, तो सिवाय खंडरात के पाकिस्तान में कुछ ना बचे। आप बताएं आपने 4 साल दौर में क्या किया सिवाय गालियां देने के? और अल्फाज इनको दिए जाते हैं, ये अल्फाज डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद के नहीं है कि वो जनाब वो लीक हो गया, पता नहीं क्या हो गया, इनके नहीं है, डाले जाते हैं, इनको बताया जाता है ऊपर से। अच्छा, नहीं आपकी कैटेगरी नहीं है डॉक्टर साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कहूँ कि इमरान खान कहाँ पे लीक हुआ। अभी जो 1 मिलियन पाउंड था, ये डॉक्टर साहब भूल गए हैं कि ये प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के साथ मिलके जो आपने डाका मारा पाकिस्तान के कौमी खजाने पे, कैबिनेट के अंदर एक लिफाफा लगाया बंद, इसके अंदर जो भी है भाई सबको मंजूर है, सबने कहा जी मंजूर है, किसी में जरूरत नहीं हुई कि दिखाओ इसमें है क्या। और वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में जमा होना था, वो आपने मलिक रियाज को दे दिया, उसने जाके सुप्रीम कोर्ट जमा करा दिया। वो यार किस मुंह से आप जब आके तो बिल्कुल पाक साफ हो गए, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आज जमानत का वास्ता है, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा, तो इमरान खान की जमानत, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि आज कौमी असेंबली के अंदर शाला रजा साहिबा मौजूद, उनका खुद भी स्पीच की, तकरीर हो रही हैं, उनका कंटेंट आप उठा के देखें, उनके कंटेंट का कितने % आज पब्लिक इश्यूज के ऊपर बात हो रही है, वो आप चेक करें कि हमने सियासत का रुख किधर मोड़ दिया है। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, खुशाइंद है, मैं तो इस फैसले को अप्रिशिएट करता हूं, बहुत अच्छा। ये जमानत वो बस आखिरी बात है, एक आखिरी जुमला, कि अदालतों में मुकदमात का सामना करके जिस मुकदमे में वो बेगुनाह साबित होते हैं उन्हें जमानत मिलती है, हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। हम तो यही तो कह रहे हैं कि मुकदमा ये है कि आप अपने केसेस हमने सामना किए,
झूठे बनाए आपने, हमारे लोगों को हीरोइन तक डाल के उन्हें अंदर किया, जमानतें हो गई, गलत साबित हो गए। अगर आप किसी मुकदमे में सही हैं, कोई 9 मई के मुकदमात हैं, दीगर मुकदमात हैं, अगर उसमें कोई बात सच है तो आप पकड़े जाएंगे, नहीं तो आपको जमानत मिल जाएगी। अच्छा, मैंने एक सवाल आपके पास छोड़ना है कि एक तरफ आपका मौक़िफ़ ये है कि अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है तो खुश आइंद है, आप उसको वेलकम कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जजेस रिलीफ दे रहे हैं आप उनके खिलाफ बाकायदा महाज बना रहे हैं और उसमें ऐसा लगता है कि रोजाना की बुनियाद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी आपने बाबर सत्तार साहब के खिलाफ, अतर मिल्ला साहब के खिलाफ। ये क्या करना चाहता है? जुडिशरी से लड़ना है? आपने छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे डॉक्टर साहब, ये जो रोजाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जैसे बाबर सत्तार साहब के खिलाफ, अतर मिल्ला साहब के खिलाफ, और अदलिया को बाकायदा आप कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका दिल इतना ही बड़ा है तो एक्सेप्ट करें फैसलों को। तो साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते, ये बड़ी बेजर चीज होती है, इससे आप किसी को नुकसान नहीं कर सकते। टारगेट किया जा रहा है रोजाना। मैं अर्ज कर देता हूं, जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा और खत लिखा गया, वो बड़ा ही अच्छा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर सो मोटो एक्शन लेके उसके ऊपर बाकायदा समाअत हो रही है और लार्जर बेंच बना हुआ है जिसमें जस्टिस अतर मिल्ला साहब भी मौजूद हैं। इत्तफाक से जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान उसके मेंबर हैं बेंच के, वो तकरीबन सारे अपनी सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अभी पिछले दिनों मैं रिमार्क्स उनके सुन रहा था मीडिया पे ही कि हमारे ऊपर तो किसी तरह का प्रेशर नहीं आया। अब अगर ये बात उनके सामने लाई गई है, उसकी बुनियाद क्या थी, वो क्यों हुआ, चूंकि वो खुद इस केस को सुन रहे हैं तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें उसके ऊपर कमेंट करना ही नहीं चाहिए। तो तलाल चौधरी साहब क्यों कर रहे हैं वो? तलाल चौधरी साहब, मैं तो आज सारा दिन इजलास में था, मैंने तलाल चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। पार्टी के कहने में प्रेस कमेटीज इनके चीफ है पर मैं बैठ के हम तो अपने सारे वो काम कर रहे थे। अभी भी मैं नेशनल असेंबली के अपने ऑफिस से उठ के आ रहा हूँ, सुबह हमारी डेडलाइन है बहुत सारी चीजों के ऊपर, यही कमेटीज और सीटिंग अरेंजमेंट्स और बहुत सारे चीफ विप्स आपस में हम काम कर रहे हैं। वकास अकरम साहब बन रहे हैं वैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन? जी, वकास अकरम साहब सुबह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि सुबह कमेटीज के इलेक्शन नहीं है। सुबह हम कमेटीज के जो नाम है किस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे वो फाइनल लिस्टें बन रही हैं। मैं तो अपनी बना दी है, इनकी भी तैयार है तकरीबन। ठीक, पीटीआई भी देगी। इलेक्शन सुबह नहीं हो रहे, लेकिन बहरहाल ये फैसला उसूली तौर पे कर लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस दफा भी जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं वो अपोजिशन से होंगे, जो कि एक रिवायत है, हम उस रिवायत को फॉलो कर रहे हैं। कानून नहीं है लेकिन ये एक ट्रेडिशन मौजूद है, हम उसे फॉलो करेंगे। बाकी फैसला जो है जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी करेगी। सर वो खत लिख दिया ना उन्होंने, एक ही नाम पेश किया तो अब तो मसला हल हो गया। शैला साहब ये फरमाइए कि आज फैसल बड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जजेस के ऊपर बात की उन्होंने, तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जजेस के ऊपर बात की, कामराड टसोरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जजेस के ऊपर बात की। क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि अदलिया के साथ भी महाज खोल ले? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि वो प्रॉपर्टी या वो एसेट्स जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो इलेक्शन कमीशन में, वो लीक नहीं होती, वो किसी कचरा दिमाग वाले की लीड होती है और लोग उससे एंजॉय करते हैं, जो इन चीज़ों से खुश होते हैं। तो ये लीक नहीं थी। और दूसरी बात ये कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो प्रॉपर्टी थी उसमें 5 रेलवे स्टेशन आते थे, किसी सिलाई मशीन के ज़रिए वो अमीर नहीं हुई थी। और जरदारी साहब भी एक कबीले के सरदार के बेटे हैं, खुद भी सरदार हैं, जिनके उस ज़माने में मल्टी नेशनल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें वन ऑफ प्रोजेक्ट वो था जिसको इनके लीडर कहते रहते थे, उस सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था, उसका वन ऑफ प्रोजेक्ट था। उस वक्त इस तरह की एशिया का सबसे बड़ा, उस वक्त तक इस तरह की बिल्डिंग्स होती नहीं थी। तो एक तो ये बात है कि ये समझ लेना चाहिए। सेकंड ये है कि हम हर सन की बात करते हैं, हम उस वक्त की भी बात करते हैं जब इस्कंदर मिर्जा ने एक इंतहाई पढ़ा लिखा नौजवान देखकर उसको हुकूमत में दावत दी थी और 4 दिन बाद मार्शल लॉ लगा था मुल्क में पहला। और हम उस वक्त की भी बात करते हैं जब ताशकंद में हमारे लीडर ने
चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से जो है बेजारी का ऐलान किया था। हम उस वक्त की भी ओन करते हैं जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, हम उस वक्त को भी याद करते हैं जब उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो ने मार्शल्लाह को चैलेंज किया और कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई रास्ता नहीं छोड़ा किसी के लिए ऑप्शन बनने के लिए, किसी पॉलिटिकल लीडर को ऑप्शन बनने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा, अपनी जान दे दी डिक्टेटर के हाथों। और हम उस वक्त को भी, उस इलेक्शन को भी याद करते हैं जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी पार्टी ओहदे पे नहीं थे, माशाल्लाह था, और उन्होंने जो बात की थी वो अपने पार्टी के लोगों से बात की थी, जिसको लिखने वाले ने खुद माजरत करके वापस ले लिया था। लेकिन बुग़्ज़ भुट्टो में लोगों के दिमाग में वो चीज है कि हमने इसको गलत को सही कहना है, इतनी दफा कहना है, तो हमें तारीख कोई ना पढ़ाए। आज साथी तौर पे आने वाले तो बिल्कुल हमें ना बताएं कि तारीख क्या है। वो तो वोट लेके आए, मैं नहीं कह रही, मैं हाथ साथी कह रही हूँ, जो साथी नहीं है, मैं हाथ साथी उनको कहती हूँ जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, एक सुबह उठ के वो कहते हैं हमने इसके पीछे चलना है और उन्हें मिल जाता है। उनकी ग्रिप हिस्ट्री पे इस तरह नहीं हो पा रही है। मैं उनको नहीं कह रही हूँ, मैं उनको नहीं कह रही हूँ, मैं एक पॉलिटिकल मैं ये कह सकती हूँ कि मैं सियासत की एक अदना सी तालिब इल्म हूँ जिसकी नजर थोड़ी बहुत इतनी नहीं जितनी पीटीआई वाले माशाल्लाह बहुत काबिल है हर फील्ड में, इतनी नहीं है लेकिन थोड़ी सी है। अब यही बात देखिए, डॉक्टर साहब जवाब लेके मैं वापस आता हूँ आपके पास। आपके सवाल का जवाब तो मैंने मैं आऊंगा, दोबारा आपसे पूछूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये जो हर इशू के पीछे लग जाते हैं, आप पनामा के पीछे लग गए, निकला उसके अंदर कुछ नहीं, फिर उसके बाद पंडोरा के पीछे लग गया आप, उसमें से निकला कुछ नहीं, अब ये जो दुबई लीक्स है उसके पीछे दौड़ पड़े आप, इसमें से क्या निकलेगा? आप क्यों उम्मीदें वापसा कर लेते हैं हर किस्म के स्कैंडल से? देखिए बात ये हो जाती है कि निकलने को तो इसमें सब कुछ आपके सामने आ गया है, आपको पहले भी पता चल गया है। एक चीज़ है आप उसको परस्यू ना करें तो और बात है, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया कि जो प्रॉपर्टीज़ की जो ट्रांसफ़र है, आज तक हमें जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, या लंदन तो छोड़े दुबई में व पाकिस्तान में मेरी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उनके पास जब प्रॉपर्टीज़ आती है उनका अभी तक मनी ट्रेल नहीं पता चला, चाहे गलत हो सही हो, 50% हो पता चल जाए। लेकिन नहीं, देखिए वो केस चला ही नहीं, उसमें पहले उस केस में आज तक एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं बताया गया कि वो पैसा ट्रांसफर क्यों गया। पूछे ना, एक मिनट है मैं मुझे बात कर लेने दे, उनको छोड़ दे, मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई तो बंदा वो बता दे। लेकिन शैला रजा साहब ने शैला रजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि शैला रजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये सब चीजों को ओन करती है। आई एम श्योर ये बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट थी जिसमें मेजॉरिटी को हटा के माइनॉरिटी को बिठा दिया गया था और वो 6 महीने नहीं चल सकी थी, और उसके बाद फिर वहां पे उसकी ओनरशिप है। एक मिनट है जाए, उसमें जो वाहिद पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाहिद सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो बना था उसकी भी ओनरशिप यही लेंगी, और आई एम श्योर उसके अलावा जो जिस लिहाज से आज बलूचिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनकी भी ओनरशिप यही लेंगे, ये याद रखें। और एक और चीज है इस मुल्क में जो फॉर्म 47 के तहत 1971 में जो हुकूमत आई थी उसके बेसिस पे जो सबसे मेजॉरिटी वाली पार्टी को जब कर दिया था, हमने वो तकरीर सुनी हुई है कि इनको इजाजत दूं और फिर गाली देकर कहा था कि वो उन चीजों ने इस मुल्क को डिवाइड किया। मैं ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शैला साहब तारीख बड़ी कर्मनाक होती है, उसके अंदर सारे गलतियां भी होती हैं, सबकी गलतियां होती हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं। अगर हम तारीख में उलझ गए ना तो हम हाल अपना ठीक नहीं कर सकते। देखिए तारीख हमें आगे बढ़ना है, इसलिए जाते हैं कि जो हमारी गलती है उससे हम सबक सीखें। अगर गलती है तो सदर जरदारी की बलूचिस्तान से माफी भी है, आगाज हुकूक बलूचिस्तान भी है, इसके बावजूद के सिक्योरिटी एफसी के पास थी, लेकिन जब 2 धमाके हुए और सारे बैठ गए कि आप अपनी हुकूमत गिराएं तो हमने अपनी हुकूमत भी गिराई। उसके बाद तो बड़े बड़े धमाके हुए, किसी की हुकूमत नहीं गिरी। हमने ये भी देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने तो कहा कि लाशें रखी हों तो हम क्या बात करें, हमने लाशों के ऊपर इंतजार करते हुए भी लोगों को देखा और उनको अपने पास बुलाया गया। रही बात 71 की, तो जी मुल्क में माशाल्लाह था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास कोई ओहदा नहीं था, अपनी पार्टी से बंदा कोई भी बात कर सकता है कि वहां नहीं जाएगा कोई, वो कोई न चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे न कुछ थे। थोड़ी सी तारीख में दोबारा कहूंगी कि उसको पढ़ लें।
और जो स्पीच थी उसमें ये जिक्र नहीं था, खुद जो अजहर अब्बास हैं, क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आपने पता नहीं कहाँ से सुन ली, कान भी सही होने चाहिए। ये काम लंबा हो रहा है डॉक्टर साहब, तो अपने आप को तारीख से आपको सीखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सर ये फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासतदानों के साथ बात करना चाहती है। कल अली मोहम्मद खान साहब ने ईवान में खड़े होकर कहा कि स्पीकर साहब आप एक्टिव हों, हम सबको बिठाएं और कोई डायलॉग करवाएं। तो मेरा ख्याल है सुनहरी मौका है आपके पास, गवर्नमेंट आगे बढ़े और बात करें इनके साथ। जो सब ऐवान की हद तक, कौमी असम्बली की हद तक, तो मैं आपकी इस बात से उसको तौसीक करूँगा आपकी इस बात की कि वहाँ पे हमारा तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो मामलात हैं, जो इजलास की कार्रवाई को चलाने के लिए, इजलास की कमेटीज़ के लिए, बाकी भी जो भी आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस होती है गवर्नमेंट अपोजिशन की, वो बहुत बेहतर अंदाज से चल रही है। ठीक, मतलब मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। उसमें एक अच्छा माहौल है और एक दूसरे के साथ है, यानी उसे आप कॉपरेशन कहें, गुडविल कहें, अच्छा माहौल कहें, मुज़ाकरात कहें। तो 2 दिन से देख रहे हैं, वो है। आज बिलावल भुट्टो साहब की सिक्योरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खड़े होकर उनको सिक्योर करना पड़ गया। ये तो बार-बार होता है, इनके लोग उठ के ऐसे खड़े हो जाते हैं। मैंने ये कहा है कि इजलास को चलाने के लिए जो पार्टीज की आपस में मुशावरत होती है और मुज़ाकरात होते हैं, उनकी बात की, कमेटीज फॉर्मेशन की मैंने बात की, उसमें अच्छा माहौल है। बाकी तकरीर के दौरान जो हल्ला गुल्ला, बैंड बाजे बजाना और इस तरह की जो हरकतें हैं, वो बहुत ही गैर मुनासिब है। मैं इस पर इतना ही कहूँगा, किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आपकी अरवान की कार्रवाई, आपकी अरवान की जो कार्रवाई पाबंदी लगा दी आपने, इसका मतलब आपको खतरा है कि अंदर कुछ इंसिडेंट भी हो सकता है। किस चीज़ पे? विजिटर्स पे। विजिटर्स पे देखें, विजिटर्स भी पहले जो आए हैं, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन विजिटर्स पहले भी जो आए हैं वो क्या खूबसूरत मैसेज लेके गए हैं कि बैंड बाजे जो बाहर बजाए जाते थे बाजे, वो बाहर से लोग लेके अंदर आ गए हैं। तो भाई बजाने तो बाहर बजाओ यार, अपने अपने इलाकों में बजाओ। वो गैलरी में जो यहाँ पे आके आप बैठ के बैंड बाजे बजा रहे हैं। दूसरी बात कि गैलरीज में कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं, जो लोग गैलरी में आए हैं उन्होंने बाकायदा नारेबाजी की और वहाँ पे माहौल ऐसा हुआ कि वहाँ पे कोई मतलब एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती थी। इस वजह से ये पाबंदी हुई है, जो कि लंबे अरसे तक नहीं होती। ऐवान की कार्रवाई को प्लस ऐवान के जो माहौल है या उसके तकद्दुस को, ये एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होती, ये गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी होती है, और तभी ये काम जो है ये आगे बढ़ता है और उसी स्पिरिट से जाना चाहिए। बहरहाल हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा आगे आते हैं कि ये चीज़ ऐवान की तक तो ठीक है, लेकिन इसको इसके बाहर भी इस बातचीत को चलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना मर्जी, मैं आपको बड़ा दो टोक अल्फाज में बता रहा हूँ, जोर लगा ले, एहतजाज कर ले, जितना मर्जी जहर उगल ले, जब तक सियासी जमातें आपस में बैठ के बात नहीं करेंगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात बहुत क्लियर है। आप इसमें आप ये कहें कि आपने एक हैंड ब्रेक खींची हुई है, आप गाड़ी खड़ी है, आप बाहर उतर के जितना मर्जी ढोल ढमका कर लें, जो ये कर रहे हैं करने दें, लेकिन गाड़ी तभी चलेगी, वो हैंड ब्रेक तभी डाउन होगी जब आप बातचीत करेंगे। और जितने भी आपको एतराज है, मैं कहता हूँ आप इलेक्शन 24 है, इलेक्शन 18 पे चले जाएं, दरमियानी हालात चले जाएं, गिरफ्तारियां आपको एतराज है, हमारी थोड़ी हुई, मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ, हीरोइन जैसे मुकदमे डाले गए, आपको अपने दौर पे, हमें अपने दौर पे एतराज है, बैठ के ये मामला जो है। और आगे अगर आपने इंश्योर करना है कि पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शन, जमहूरियत आगे चले और शफाफियत हो, बैठ के बात हमें सब वैसे बैठना पड़ेगा आपको। ये क्यों आप परहेज कर रहे हैं सर इनके साथ बैठने? बाकी वैसे अंदर चल रहे हैं आपके मामला सारे, कोर खान साहब के साथ भी, उमर अयूब साहब के साथ भी, रोजाना की बुनियाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों एंगेज होती है उनके साथ। तो क्यों नहीं आप एक बड़ी पिक्चर में आप बैठते और सेटल करते चीजों को? देखिए, एक हिस्ट्री को करेक्ट करना था। अच्छा, फिर हिस्ट्री तरफ चलेगा। अभी नहीं, एक मिनट है, अभी वो मेरे ख्याल में इसाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है।
पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था और किस वक्त के जमाने में था? 1971 में कौन पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? जुल्फिकार भुट्टो साहब थे। एग्जैक्ट। वो बेसिकली उसलिए कि यूएन में जाके तकरीर कर जो मर्जी ना ये खान साहब ने बनाया था। एग्जैक्टली। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब इतने मैं भी डॉक्टर साहब पढ़ा लिखा आदमी हूं, आपसे क्या पूछे माजी के इन किस्सों से निकलेगा क्या? देखिए ना, मैं एक बार आपको पता है एक बात है, मुझे एक बात बताता हूं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर कौन है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दूसरा कौन था? चौधरी परवेज लाई साहब। बिल्कुल सही, आपकी पार्टी के सदर है वो। बिल्कुल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए खामोश है, ये एक सेरेमोनियल पोस्ट है और आपको अगर किसी जिनके थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। देखिए बात ये तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक चीज बता देता हूँ। किसी बुरे माहौल में पैदा हो जाना या उसमें फंस जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें मुस्तकिल सांस लेते रहना और उस माहौल में कूद के उसका हिस्सा बन जाना ये बड़ी गलत। अच्छा मैं आई एग्री ठीक है। देखिए आपको गरीब पैदा हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीब मरने में बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताए, देखिए आज हम ऑडिट हम आज करते हैं जो हाल है। मुझे ब्रेक लेने में यहीं पे आऊंगा, यहीं पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं हम, और हमारे साथ डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब बैठे हुए कुछ बात कर रहे थे उस वक्त। और ये साहब मैं बात ये करना चाह रहा था, देखिए हम क्यों माजी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इस तरह होता है कि जब हम ऑडिट करते हैं वो हम हाल में करते हैं, आज का करते हैं, लेकिन ऑडिट होता किस चीज का है? माजी का होता है। आप उससे सीखते हैं। लेकिन खैर एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात आ जाती है बातचीत पे। देखिए बातचीत मैं कब करूंगा, अब इसमें प्लीज बुरा ना मनाए ना। मेरे लिहाज से अगर बातचीत की बात है, हमारी पार्टी है, आपने हमें एक कॉर्नर टाइगर की तरह बिल्कुल कोने में लगाया हो, तो हमने तो पंजा मारना है अगर आपने हमें ज्यादा किया। ठीक है एक मिनट है ना, अब मुझे बोल लेने देना, ठीक है। अब इसमें इस वक्त पावर ऑफ इस वक्त जो स्ट्रेंथ है या पावर है वो किन के पास है? वो दोनों जमातें हैं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं, चाहे वो गैबाना तरीके से बैठी है या सामने बैठी है। ठीक है ना? हाँ है, ऐसे भी है ना जो डिक्लेयर नहीं करते या वो जाए या चाहे बैसाखी पकड़ाई हुई है, लेकिन वो सारे बैठे हुए। ठीक है, उनको चाहिए कि वो पहल करें और वो कहें कि आओ हम ये बात करना है और ये चीजें जो गलत हुई थी, जो गलत थी, उनको गलत तस्लीम करते हुए करें। जिनमें से मैंडेट जो है ना, आप बेशक वो कहें, आप एक दफा कह दे कि हाँ वाकई मैंडेट हमारा नहीं था, हमने गलती की और हम उसको वो करेंगे। आगे होने वाली बातें हैं ना, सुन ले ना, सुन ले। हम कह रहे हैं पहले बंदा खुदकुशी कर ले और खुदकुशी करने के बाद हमारे साथ बैठ के बात करें। नहीं, हम कह रहे हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। बगैर ट्रूथ के रिकंसिलिएशन को कोई फायदा नहीं होता। बड़ा दिल करके आप मान ही लें जी कि आप गलत हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठना चाहते हैं। उसके बाद देखिए बात यह है कि हमने ये बात कही है और हमेशा ये कहा है कि हर जमाने में जो है आप और हम सबको इलेक्शन के रिजल्ट पर इतराज़ रहा है, इलेक्शन के तरीक़ेकार पे इतराज़ रहा है। मतलब हमारे साथ तो इतना बुरा हुआ है कि हमें 4P बनानी पड़ी। हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि रातों रात इमाम मस्जिद खड़े करके पीर साहब पगारा ने अपनी किताब में लिखा है क्या हुआ। हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि इलेक्शन से पहले हमारी लीडर को जो है शहीद कर दिया गया। हमारे साथ इतना बुरा हुआ 2013 में कि तालिबान जो है उन्होंने कहा था कि हम कुछ कर नहीं सकते और हमने नहीं की थी और दोनों पार्टीज ने पूरी भरपूर मुहिम चलाई थी और फिर RTS बैठा तो ये बड़े खुश हुए। तो लेकिन आगे चले ना आप। नहीं, हम तो आगे ही चल रहे हैं ना। RTS बैठा तो हमने कहा कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं, आइए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, इकोनॉमी करें। उस वक्त हम उस साइड थे जब भी इन्हें दावत दे रहे थे, उस वक्त भी हमें चोडाकू कह रहे थे। आज हम इस साइड हैं जब भी इन्हें दावत देने। तो बात यह है कि हम कौन से खुश हैं जो ये इलेक्शन हुआ है उससे। हम समझते हैं हमारे साथ हर दौर में ज्यादती हुई है, हमारी वजह से तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई हैं। हमने तो अपने माजी से सबक सीखा, हमारे को बुला रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो उनके लिए लोग लाने वाले कह रहे हैं कि हमें जो है थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए थे। तो अब अगर आप बार बार ही ऑप्शन बनना चाहते हो और हमसे नहीं बात करना चाहते तो भाई सानू की
हम तो पहले ही सीओडी कर चुके। डॉक्टर तारिक साहब बात कर ले। अच्छा डॉक्टर साहब वैसे आपकी बात उस वक्त बैसाखियां नहीं थी जब बात भी इनके साथ थी, एमकेएम भी इनके साथ थी, सब कुछ इनके साथ था। उस वक्त तो बैसाखी क्या, आपके हाथों में भी डंडे लगे हुए थे कि किसी तरह मूव हो जाए आप। आपके फोन होते थे तो आपके बिल पास होते थे, फोन होते थे तो आपकी अटेंडेंस पूरी होती थी। तो आप तो उन्हीं से बात करना चाहेंगे, हमसे थोड़ी करना चाहेंगे, वही लाए थे आपको। अच्छा डॉक्टर साहब वैसे आपकी बात दुरुस्त है कि मामलात ठीक करना, डॉक्टर तारिक साहब कि आपको बहरहाल ईवान के अंदर ही मामला ठीक करने पड़ेंगे, तो आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, आगे बढ़े। डॉक्टर साहब बात ठीक की है, बड़े हैं, इक्तदार में हैं, तो निकले जरा अपने बाहर करीब से और जाके गले मिले इनसे। चौधरी साहब हर तरह का इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ मजीद भी लेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे लगता है किसी गलतफहमी का शिकार हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब को नहीं कह रहा, मैं पार्टी को कह रहा हूँ, क्योंकि उनके लीडर्स के जो मैं बयानात सुन रहा हूँ, जो उनके मैं रवैये देख रहा हूँ, वो ये समझ रहे हैं कि अगर दीगर सियासी जमातें कोई बातचीत की बात कर रही हैं, मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, तो शायद नंबर 1 इनको कुछ सुखाब के पर लगे हुए हैं, नंबर 2 शायद इनके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता, नंबर 3 ये सारा कुछ सबूटाज कर लेंगे। ये तीनों बातें इनकी गलतफहमी है। ये बात करें ना करें, ये सिस्टम भी चलेगा, ये निज़ाम चलेगा और हम आपको चला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा इंशाल्लाह। ये कोई गलतफहमी में ना रहे कि जब तक तहरीक इंसाफ से बातचीत नहीं होगी, मानेंगे नहीं, सिस्टम नहीं चलेगा। आप अपने कर रहे हैं, अदालतें जैसे अपने कहा लड़ रहे हैं, मुकदमे लड़े अपने तरीके से अपना काम करें। इमरान खान साहब बाहर आगे तो रोक नहीं सकते, ना मुल्क को रोक सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बात जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, नहीं पहले ये करें, पहले आप उसको माने। ये 2018 का जो इलेक्शन है, डॉक्टर साहब ने लड़ा नहीं ना, इसलिए पता नहीं है। अच्छा क्या होया सी उस इलेक्शन में, क्या हुआ, क्या गलत कर दो यार, क्या हुआ जी डॉक्टर साहब? मतलब क्या कहते हैं, किसको ताने दे रहे हैं आप, क्या थे आप, क्या आपको बनाया गया, क्या क्या सिस्टम आपके लिए बिठाए गए, किन किन लोगों को आपको नमूनों को जताया गया, ये बातें सब। लेकिन आपकी 18 से शुरू हो, सिस्टम बिठाया हुआ बन गई सर, 18 से शुरू हो, आ जाए 24 तक आ जाए, उसमें जो पिटीशनिंग हुई वो देखें कितनी है, 24 के इलेक्शन में जो पिटीशनिंग है कितनी है, सारी बातें शामिल करें ना, फिर आप सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सही है। आपने प्रोग्राम सुना, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।